नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। आज की वीडियो में हम लोग डचों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि पहला लेसन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। पहला लेसन है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसके अंतर्गत हम लोगों ने डचों के बारे में सारी की सारी चीज़ें कवर कर लिया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में सारी की सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब हम लोग डचों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो को। इसमें पहले बात करें तो डच हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के निवासी थे। तो डच कहाँ के निवासी थे? डच निवासी थे हॉलैंड के या फिर नीदरलैंड के। हॉलैंड का एक नाम और है नीदरलैंड। डच यहीं के निवासी थे, याद रखिएगा। कॉर्नेलियस डे हस्तमान, कहीं कहीं आपको कार्नेलियस हाउटमैन करके नाम मिलेगा। हाउटमैन ऐसे करके मिलेगा, कार्नेलियस हाउटमैन। क्या मिलेगा? हाउटमैन। तो जो ज़्यादा सही लग रहा है वो हाउटमैन आप याद रखिएगा, या तो फिर इसको भी याद रखिएगा या फिर सिर्फ कार्नेलियस याद रखिए, इतना से काम चल जाएगा। तो कार्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत यानी कि सुमात्रा एवं बैंटम में पहुंचा। तो अगर हम लोग बात करें तो जो डच फैक्ट्री आई थी या डच अभियान पूर्व में मतलब कि आया था, पूर्व में जब डच अभियान आया था तो वो भारत में पहली बार नहीं आए थे। पहले वो सुमात्रा और बैंटम में आए थे। सुमात्रा एवं बैंटम में ये लोग पहुंचे थे, फिर वहां से भारत आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली ये भारत नहीं आए हुए थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जो पहला डच अभियान था वो कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आया था, या कॉर्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में आया था। कब आया था? 1596 ईस्वी में वो आता है, लेकिन भारत नहीं आया था। वो पूर्व में आया था, पूर्व में तो आया था लेकिन भारत में नहीं आया था। पूर्व में वो कहाँ आया था? सुमात्रा और बैंटम वाले क्षेत्र में पहुंचा था। तदुपरांत यानी कि उसके बाद डचों ने भारत एवं पूर्वी जगत की कई सामुद्रिक यात्राएं संपन्न की। तो वहां से भारत और बाकी के अगल बगल क्षेत्रों में वो लोग आगे बढ़े। अंततः 602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत संसद द्वारा यानी कि डच संसद द्वारा कब? 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत वेरेनिग्दे ओस्ट इंडीसे अर्थात यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हुई। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना कब की गई थी? तो 1602 ईस्वी में की गई। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो डच संसद के द्वारा 1602 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना की गई, जिसका नाम क्या है? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस प्रस्तावना द्वारा डच संसद ने कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, भूमि प्राप्त करने तथा दुर्ग बनाने के संबंध में अधिकार पत्र दिया। तो अब यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना हो गई 1602 ईस्वी में, और इसी समय डच संसद ने 21 वर्षों के लिए उस कंपनी को क्या अधिकार दे दिया कि जाओ तुम पूर्वी देशों के साथ व्यापार करो या फिर भारत के साथ व्यापार करो, या फिर पूर्वी देशों और भारत के विरुद्ध आप युद्ध छेड़ सकते हो। आपके पास क्या है? इसकी अनुमति है। आप उनसे संधि कर सकते हो, आप उनसे भूमि प्राप्त कर सकते हो, आप वहाँ पर दुर्ग बना सकते हो। इसके संबंध में, इन सभी चीज़ों के संबंध में 21 वर्षों के लिए डच संसद ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड को क्या कर दिया? अधिकार दे दिया, अधिकार सौंप दिया। इस कंपनी की संयुक्त पूंजी कितनी थी? इस कंपनी की संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। तो उस समय जब बनाई गई 1602 में इस कंपनी की स्थापना की गई, तो उस समय इस कंपनी का संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्डर हुआ करती थी। कंपनी का संचालन डच सरकार के आदेशानुसार 17 सदस्यीय एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। तो कंपनी का जो संचालन है वो किसी प्राइवेट संस्था द्वारा नहीं किया जा रहा था या प्राइवेट लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा था, बल्कि डच सरकार द्वारा ही किया जाता था। कंपनी का संचालन नीदरलैंड के सरकार द्वारा ही किया जाता था, और वो सरकार 17 सदस्य का एक बोर्ड नियुक्त करती थी।
नीदरलैंड की सरकार 17 सदस्यों की एक बोर्ड नियुक्त करती थी। वो बोर्ड ही इस कंपनी की देखरेख और बाकी चीज़ें किया करता था। इसके सदस्य महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति थे। जो इनके 17 सदस्य की बात हो रही है, ये 17 सदस्य इनके महत्वाकांक्षी थे और साहसी भी थे। ठीक, आगे बात करें तो डचों के आगमन के समय पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार हो गया था। हम लोगों ने पढ़ा है कि पुर्तगाली लोग कैसे पूर्वी जगत के व्यापार पे या भारत के व्यापार पे किस तरह से अपना एकाधिकार स्थापित कर चुके थे, किस तरह से पूरे के पूरे समुद्र पे उनका अधिकार हो गया था। एक तरह से जो हिंद महासागर है वो पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाने लगा था, तो इतना वर्चस्व हो गया था उनका। तो उस समय तक डचों के आगमन के समय पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार था। उस समय डच काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार हेतु मूलतः इंडोनेशिया यानी कि जिसको मसाला द्वीपपुंज कहा जाता है, इस पर निर्भर थे। तो डच क्योंकि उधर ही इंडोनेशिया के साइड ही है जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और ये कॉर्टोनवा जो द्वीप है वो उधर ही है, इंडोनेशिया के साइड ही है। तो वो इंडोनेशिया की तरफ ही स्टार्टिंग में आए थे। हम लोगों ने बात किया कि कार्नेलियस हाउटमैन जो था वो उधर ही इंडोनेशिया के साइड में ही सबसे पहले आता, पहले भारत में नहीं आए थे। तो ये क्या कह रहा है कि डच काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार हेतु मूलतः इंडोनेशिया यानी कि मसाला द्वीपपुंज पर निर्भर हुआ करते थे। अतः पुर्तगालियों से डचों का संघर्ष अपरिहार्य था। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बायना ले लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज में उन्हें हराकर 1609 ईस्वी में जकार्ता के खंडहरों पर बैटेविया नामक नगर बसाया। तो कब तक? 1619 की बात हो रही है। 1619 तक क्या हुआ कि जकार्ता के खंडहरों पर बैटेविया नामक नगर बसा। कौन? डचों ने। किसको हराकर? पुर्तगालियों को हराकर। तो 1605 ईस्वी में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कब? 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और पराजित करके अम्बायना ले लिया। तो डचों से अम्बायना छीन लिया गया 1605 ईस्वी में। किसके द्वारा? डचों के द्वारा। मतलब पुर्तगालियों से अम्बायना छीन लिया गया। ठीक है, 1605 ईस्वी में अम्बायना पुर्तगालियों से छीन लिया गया। किसने छीना? डचों ने छीना। ठीक है, उनको पराजित करके धीरे धीरे क्या हुआ कि मसाला द्वीपपुंज जो था, मसाला द्वीपपुंज यानी कि जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, मसाला द्वीपपुंज में उन्हें हराकर, उन्हें किसी? पुर्तगालियों को हराकर 1619 ईस्वी में जकार्ता के खंडहरों पर बैटेविया नामक नगर बसाया। किसने बैटेविया नामक नगर बसाया? वो डचों ने। किसको हरा करके? पुर्तगालियों को। किस सन में? 1619 में। इन चीज़ों को याद रखिएगा। उसके बाद 1641 की बात करें तो 1641 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया। किसने? डचों ने। डचों ने 1641 ईस्वी तक आते आते मलक्का पर कब्जा कर लिया। 1658 ईस्वी में शिलोन यानी कि श्रीलंका पर भी पुर्तगालियों का अधिकार था। तो वहाँ से भी 1658 ईस्वी में उन्होंने पुर्तगालियों को हरा करके क्या कर लिया? श्रीलंका पर अपना अधिकार कर लिया। श्रीलंका की अंतिम पुर्तगाली बस्ती पर अधिकार जमा लिया। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाले डचों ने 1602 ईस्वी में बैंटम के निकट एक युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर गुजरात में कोरोमंडल तट पर और बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। ठीक है, तो 1602 ईस्वी की बात हो रही है। 1602 ईस्वी में बैंटम के निकट 1602 ईस्वी में बैंटम के निकट एक युद्ध होता है पुर्तगालियों और डचों के बीच। ठीक है, याद रखिएगा 1602 का समय है। 1602 सन ईस्वी जो है वो 1602 है और जगह जो है वो बैंटम है। और इस बीच इन दोनों के बीच में यानी कि पुर्तगालियों और डचों के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में डच जीत जाते हैं और पुर्तगाली हार जाते हैं। और इसमें क्या हुआ कि उनको पुर्तगालियों को पराजित करके गुजरात में जो कोरोमंडल तट है वो और बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित कर लीं। तो पुर्तगालियों को यहाँ से डचों ने क्या किया? पराजित करके, हटा करके अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां यहाँ पर स्थापित कर लीं। तो 1602 ईस्वी में ये घटना होती है। भारत में उनकी महत्वपूर्ण कोठियाँ कहाँ पर थी इसकी बात करें तो मछलीपट्टनम में थी। भारत में उनकी जो डच लोग थे, डचों की भारत में जो महत्वपूर्ण कोठियाँ थी वो
उसमें से मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, विमलीपट्टनम, कराईकल, बड़ा नगर, बालासोर, नागपट्टिनम और कोचीन में खोली गई थी। ठीक है, ये क्या थी, ये जो भारत में डचों की फैक्ट्रियाँ थी, भारत में डचों की जो प्रमुख फैक्ट्रियाँ थी उनके बारे में बात हो रही है। कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ थी, उनमें से बात करें तो उनकी जो महत्वपूर्ण कोठियाँ थी भारत में, वो मसूलीपट्टनम में थी। इन जगहों को याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम में थी, पुलिकट में थी, सूरत में थी। ये पूछ सकता है कि इनमें से किस जगह पे डचों की फैक्ट्रियाँ या उनकी कोठियाँ नहीं थी, तो आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर थी। तो मसूलीपट्टनम में थी, पुलिकट में थी, विमलीपट्टनम में था, कराईकल में था, बाड़ानगर में था, बालासोर में था, नागपट्टिनम में था और कोचीन में था। तो इतने जगह पे डचों की फैक्ट्रियां स्थापित की गई थीं। डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 ईस्वी में पिपली में स्थापित की। ये क्या है, महत्वपूर्ण लाइन है, यहाँ पे याद रखिएगा। बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई, तो बंगाल में डचों की फैक्ट्री, जो पहली फैक्ट्री है वो पिपली में स्थापित की गई। एक बार फिर से इस प्रश्न को रिपीट कर लीजिए कि बंगाल में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई, पिपली में। और फिर दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि डचों की पहली फैक्ट्री बंगाल में कब स्थापित की गई, तो डचों की पहली फैक्ट्री बंगाल में 1627 में पिपली में स्थापित की गई है। और कुछ ही दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले गए और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। तो इसके कुछ दिन बाद वो बालासोर चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद बात करें तो 1653 ईस्वी में डचों ने हुगली के निकट चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि चिनसुरा में, हुगली के निकट यानी कि बंगाल में ही हुगली के निकट चिनसुरा है, चिनसुरा में डचों की फैक्ट्री कब स्थापित की गई, तो 1653 ईस्वी में। तो इस प्रकार से क्रमशः याद रखेंगे, 1653 ईस्वी में हुगली में इनकी फैक्ट्री स्थापित होती है, हुगली के चिनसुरा में 1653 ईस्वी में। ठीक है, तदुपरांत बंगाल में डचों का सही ढंग से व्यापार हुआ। तो इसके बाद अब क्या हुआ, सभी जगह चारों तरफ डचों की फैक्ट्री स्थापित हो गई है। अब ठीक ठाक व्यापार वाणिज्य इनका स्टार्ट हो गया था, चलने लगा था। चिनसुरा की बात कर लें तो चिनसुरा में डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण किया है। तो ये भी याद रखिएगा कि गुस्तावुस किला कहाँ पर है, गुस्तावुस किला चिनसुरा में बनाया गया। और किसके द्वारा बनाया गया, तो डचों के द्वारा गुस्तावुस किला बनाया गया। कहाँ पर, चिनसुरा में। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसके बाद डचों ने कासिम बाजार और पटना में फैक्ट्री स्थापित की। तो ये भी याद रखिएगा कि कासिम बाजार और पटना में भी डचों की फैक्ट्री स्थापित की गई थी। मालाबार तटवर्ती प्रदेश में की बात करें तो कोचीन और कन्नानौर दो प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र थे, यानी कि कोचीन और कन्नानौर, ये दो क्षेत्र जो थे ये भी डचों के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। ये कहाँ पर थे, मालाबार तट पर थे। तो मालाबार तट पे डचों के जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे वो कोचीन था और कन्नानौर था। यही दोनों स्थल है जहाँ पे पुर्तगाली लोग पहली बार आए थे, तो फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1502 ईस्वी में और 1505 ईस्वी, 1503 और 1505 ईस्वी में स्थापित करते हैं कोचीन और कन्नौर में। यही दोनों स्थल हैं। आगे चल के डचों के अधीन ये आ जाता है। 1690 ईस्वी के बाद पुलिकट के बदले 1690 ईस्वी के बाद पुलिकट के बदले नेगापट्टनम कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य केंद्र बन गया। तो 1690 ईस्वी के बाद केंद्र इनका जो, इससे पहले जो इनका केंद्र था कहाँ पे, कोरोमंडल तट पे। ये तो मालाबार तट की बात हो रही है, मालाबार तट में कोचीन और कन्नानौर इनके प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। लेकिन कोरोमंडल तट की बात करें तो कोरोमंडल तट पे स्टार्टिंग में इनका जो केंद्र हुआ करता था वो हुआ करता था पुलिकट। इनका जो केंद्र हुआ करता था पुलिकट 1690 तक। लेकिन 1690 के बाद नेगापट्टनम इनका क्या बन गया, प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया कोरोमंडल तट पे। ठीक है, और मालाबार तट पे तो कोचीन और कन्नानौर हैं ही, ये बात स्पष्ट है। ठीक है, आगे की अगर हम लोग बात करें तो डच लोग मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम व सोरा का व्यापार करते थे।
तो डच लोग किन किन वस्तुओं का व्यापार किया करते थे? तो वो लोग करते थे मसालों का व्यापार, नील का व्यापार, कच्चे रेशम का व्यापार, वस्त्र, अफीम और सोरा आदि का व्यापार वाणिज्य ये लोग किया करते थे। इसकी व्यापारिक व्यवस्था जो थी वो सहकारिता पर आधारित थी। ठीक है, कुछ चीज़ें बॉक्स में दी गई है, तो लगे हाथ हम लोग इसको कवर करते हुए चलते हैं। 1608 में टॉमसन एडवर्थ 1608 ईस्वी में टॉमसन एडवर्थ के अधीन अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में कारखाना लगाया और उसी वर्ष इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। वह जहांगीर के दरबार में 1609 में पहुंचा। तो ये लाइन जो है वो फिर से स्पष्ट कर लीजिए कि 1608 ईस्वी में टॉमस एडवर्थ के अधीन अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में कारखाना लगाया। तो 1608 में सूरत में पहले कारखाना लगाया गया। 1608 में पहले सूरत में कारखाना लगाया गया, वो भी किसके अधीन? टॉमस एडवर्थ के अधीन, यानी कि टॉमस एडवर्थ के नेतृत्व में सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई 1608 में। फिर से इस लाइन को स्पष्ट कर लीजिए कि टॉमस एडवर्थ के नेतृत्व में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1608 ईस्वी में सूरत में बनाई गई। ठीक है, और उसी वर्ष की बात करें, यानी 1608 ईस्वी में ही इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा और सूरत आ गया है। जहांगीर के दरबार में अभी नहीं आया, जहांगीर के दरबार में आता है 1609 ईस्वी में। तो 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री स्थापित होती है, किसके नेतृत्व में? टॉमस एडवर्थ के नेतृत्व में। उसी वर्ष इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस भारत आते हैं, यानी कि सूरत में पहुंचते हैं। वो सूरत में अपना पांव रखते हैं, लेकिन 1609 ईस्वी में वो जहांगीर के दरबार में पहुंच जाते हैं। 1612 ईस्वी की बात करें तो कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत की बंदरगाह की विजय ने पुर्तगालियों के एकाधिकार को भंग कर दिया। 1612 ईस्वी में कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत की बंदरगाह की विजय ने, यानी कि 1612 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह को किसने जीता? कैप्टन बेस्ट ने। तो कैप्टन बेस्ट ने 1612 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह को जीत लिया और इसके बाद पुर्तगालियों का अधिकार क्या हुआ? भंग हो गया, यानी कि जो अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन बेस्ट, ये 1612 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह को जीत लेता है। तो सूरत के बंदरगाह पर उससे पुर्तगालियों का एकाधिकार हुआ करता था, तो वहाँ से पुर्तगालियों का एकाधिकार क्या हुआ? भंग हो गया। सूरत वह पहला भारतीय नगर है जहाँ से अंग्रेजों ने भारत तथा पूर्वी देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो सूरत वह पहला भारतीय नगर है जहाँ से अंग्रेजों ने भारत तथा पूर्वी देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई, जो भारत को कॉलोनी बनाया गया ब्रिटेन का, तो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? वो सूरत ही है। ये बताया जा रहा है इस लाइन में। आगे हम लोग बात करें तो दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम में स्थापित की। तो दक्षिण पूर्वी समुद्र तट की बात करें भारत में, अगर दक्षिण भारत में बात करें तो अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री 1611 में स्थापित की गई। वो सूरत की बात अलग है, सूरत में तो शायद 12 में स्थापित की गई थी, बाद में जो 8 में स्थापित किया गया था उसको बंद कर दिया गया था, फिर बाद में 12 में स्थापित किया गया ना। तो अंग्रेजों ने पहली कोठी 1611 में, अच्छा कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो ये चीज़ हमने ये बताया है कि जो ये वाली फैक्ट्री स्थापित की गई है 1608 में सूरत में, इसको बंद कर दिया गया था ना, तो फिर बाद में 1612 में फिर से स्थापित किया गया था। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अगर अब बात करें दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी, यानी कि दक्षिण भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की है? वो मसूलीपट्टनम यानी कि मछलीपट्टनम में स्थापित किया है। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह था। गोलकुंडा का एक प्रमुख बंदरगाह था। यह हीरे, माणिक और कपड़े के व्यापार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो जो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम था वह हीरा, मणिक और कपड़े का प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यहाँ के व्यापार को लेकर डचों तथा अंग्रेजों के बीच काफ़ी प्रतिस्पर्धा थी। तो यहाँ से जो व्यापारिक वस्तुएं थी वो काफ़ी महंगी, जैसे हीरे काफ़ी महंगे हैं, मणिक और कपड़े तो
इन सभी चीज़ों के व्यापार को लेकर के अंग्रेजों और डचों के बीच में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन काफ़ी हुआ करता था, ये चीज़ बता रहा है। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। तो 1632 ईस्वी, इस डेट को याद रखिएगा कि गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया है, जिसके मुताबिक 500 पगौड़ा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तो ये महत्वपूर्ण है। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी कर दिया कि जाओ तुम 500 पगौड़ा एक साल में दो, और यहाँ के गोलकुंडा राज्य में जितने भी बंदरगाह हैं वहाँ पे पूरी तरह से स्वतंत्रता पूर्वक तुम व्यापार करो, और साल में कितना दो? 500 पगौड़ा दो। किसको? सुल्तान को, गोलकुंडा के सुल्तान को। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने ये फरमान जारी कर दिया मुक्त रूप से व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को ऐसा सुनहरा फरमान जारी कर दिया कि जाओ अब आप लोग 500 पगौड़ा दे दीजिए एक साल तक, यहाँ गोलकुंडा में जितने भी बंदरगाह हैं उतने सभी बंदरगाहों पर मुक्त रूप से व्यापार करिए, स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करिए। तो ये था 1632 ईस्वी की कहानी। अब आगे बात करें 1639 ईस्वी में क्या है। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज की संज्ञा से अभिहित किया गया। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, कहाँ पर? मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थापित किया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। कब? 1639 ईस्वी में। तो 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर लिया। तो 1639 ईस्वी में क्या होता है? एक अंग्रेज अधिकारी होता है फ्रांसिस डे, वो क्या करता है कि जो चंद्रगिरी के राजा थे वो थे दरमेला वेंकटप्पा। तो दरमेला वेंकटप्पा से, ये चंद्रगिरी के राजा थे, इनसे फ्रांसिस डे क्या करते हैं? मद्रास को पट्टे पर ले लेते हैं और पट्टे पर ले करके वहाँ पे किलाबंदी या किलाबंद कोठी का निर्माण करते हैं, जिसको फोर्ट जॉर्ज या फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। इस चीज़ को याद रखिएगा। 1639 की घटना है। सितंबर 1641 की बात कर लें, यानी कि 2 साल बाद। तो सितंबर 1641 में कंपनी का मुख्यालय मसूलीपट्टनम से हटाकर मद्रास स्थित फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थानांतरित कर दिया गया। तो 1639 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया। कहाँ पर? मद्रास में। कैसे बनाया गया? कि फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमोला वेंकटप्पा से मद्रास को लीज पे लिया और वहीं पे फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कर दी, मतलब का निर्माण कर दिया उसका। 1639 में निर्माण हुआ। 2 साल बाद 1641 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया कि मसूलीपट्टनम में उनका, दक्षिण भारत में उनका जो व्यापारिक केंद्र था मसूलीपट्टनम था। क्या था? मसूलीपट्टनम, या तो फिर मछलीपट्टनम हुआ करता था। तो वहाँ से स्थानांतरित करके वो जो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था वहाँ पर उसका केंद्र स्थापित कर दिया। एक तरह से केंद्र का मतलब ये समझ लीजिए कि राजधानी के रूप में काम किया करता था ना। तो ठीक है, आप ये भी जान सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि उनकी राजधानी बन चुकी थी। तो उनकी राजधानी प्रारंभ में व्यापारिक राजधानी मसूलीपट्टनम हुआ करती थी और आगे चल के जो मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया गया वहाँ पर रख दिया गया इनकी व्यापारिक राजधानी, आप कह सकते हैं। जॉब चारनॉक कलकत्ता का, गैरोल्ड अंगियार बम्बई का और फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था। तो अब बात कर लें संस्थापकों के बारे में। तो जॉब चारनॉक कलकत्ता का संस्थापक था। कभी आपसे पूछे कि कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो जॉब चारनॉक, ठीक है। और बम्बई के संस्थापक कौन थे? अगर कभी आपसे पूछे तो आपको बताना है गैरोल्ड अग्नियार, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा महत्वपूर्ण रूप से। और मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो फ्रांसिस डे कौन? वही जो फ्रांसिस डे चंद्रगिरी के राजा दरमूल वेंकटप्पा से 1639 ईस्वी में मद्रास को पट्टे पर लेते हैं, वही फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक के रूप में देखे जाते हैं। 1694 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने
सभी ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। 1694 ईस्वी में क्या होता है कि ब्रिटिश संसद ने, यानी कि ब्रिटेन की संसद ने ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। यानी कि ब्रिटेन में जितने लोग हैं, अगर आप भारत में जाकर व्यापार करना चाहते हैं तो यू कैन गो, आप जा सकते हैं, आप वहां से व्यापार कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। तो ब्रिटिश संसद ने ऐसा क्या कर दिया, अनुमति दे दिया कि यहाँ के जो नागरिक है ब्रिटेन के, वो भारत में जाकर के व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं। इसी से एक अन्य ब्रिटिश कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की स्थापना हुई। इस कंपनी को विशेषाधिकार दिलाने के लिए, इस कंपनी को विशेषाधिकार दिलाने के लिए, पहले इस बात को स्पष्ट करिए फिर से कि 1694 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने सभी ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। लाइन एकदम स्पष्ट है कि 1694 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद ने क्या कहा कि ब्रिटेन के नागरिकों को कि आप लोग अब जाइए, अगर जो व्यापार करना चाहते हैं, आप में से चाहे जो व्यापार करना चाहता है वो जाके भारत में व्यापार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसी से एक अन्य ब्रिटिश कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की स्थापना हुई। इस कंपनी को विशेषाधिकार दिलाने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया। तो अब तो स्थापना हो गई कंपनी की, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट कंपनी की स्थापना हो गई, लेकिन इस कंपनी को विशेषाधिकार, मतलब कि व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो अलग तरीके से, या विशेषाधिकार प्राप्त हो तो कैसे, कहीं न कहीं भारत में जो उच्च सत्ता रही होगी उससे तो आपको बातचीत करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए विलियम नॉरिस क्या करते हैं, विलियम नॉरिस नाम याद रखिएगा, विलियम नॉरिस औरंगजेब के दरबार में जाते हैं और इसके लिए गुहार करते हैं, दुहाई लगाते हैं कि जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की जो है उसको आप व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए और विशेषाधिकार भी दीजिए, कई अधिकार भी प्रदान कीजिए, जिससे कि हम भारत में व्यापार वाणिज्य को सफलतापूर्वक कर सकें। किंतु सफलता न मिलने के कारण, यानी कि लगता है कि औरंगजेब ने मना कर दिया, तो किंतु सफलता न मिलने के कारण 22 जुलाई सन 1702 को दोनों कंपनियों के विलय का निर्णय लिया गया और अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के निर्णय के तहत 1708 और 9 में विलय कर लिया गया। संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज हो गया। ठीक है, तो फिर से इस लाइन को क्या कर लीजिए, इस लाइन को फिर से एक बार स्पष्ट करिए कि इस कंपनी को विशेषाधिकार दिलाने के लिए विलियम नॉरिस औरंगजेब के दरबार में भेजा गया। विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया कि जाइए आप इस कंपनी को विशेषाधिकार दिलाने के लिए औरंगजेब से बात करिए, लेकिन औरंगजेब नहीं मानते हैं। ठीक है, औरंगजेब नहीं मानते हैं। तो किंतु सफलता न मिलने के कारण अंततः 22 जुलाई सन 1702 को दोनों कंपनियों के विलय का निर्णय लिया गया। तो अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के निर्णय के तहत 1708 और 1709 में विलय कर दिया गया। तो इंग्लैंड में दो कंपनियां थी, उन दोनों का विलय कर लिया गया। संयुक्त कंपनी का नाम क्या हो गया, इस कंपनी का नाम हो गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, इसका नाम रखा गया। कंपनी का यह नाम 1833 ईस्वी तक कायम रहा। 1833 ईस्वी के चार्टर द्वारा इसका संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। तो अंततः यही कंपनी है जिसको हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से पुकारते हैं। अब हम लोगों ने कहाँ तक चीज़ें कवर किया था, ये तो उधर की चीज़ें हो गई थी। तो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को देख लिया था कि मुख्यतः नील, मसाले, कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम व सोरा आदि का व्यापार करते थे कौन, डच। इसकी व्यापारिक जो व्यवस्था थी वह सहकारिता पर आधारित थी। जो डच कंपनी की व्यापारिक व्यवस्था थी वह किस पे आधारित थी, वह आधारित थी सहकारिता पे। अब इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो डचों ने भारत से पुर्तगालियों को समुद्री मार्ग से तो निष्कासित कर दिया, किंतु अंग्रेजों की नौसेना शक्ति के सामने नहीं टिक सके। तो इनका जो प्रतिस्पर्धा था पुर्तगालियों के साथ, उसमें तो वो विजय रहे,
वो जीत गए। पुर्तगालियों को बाहर फेंक देने में, व्यापार वाणिज्य से दूर कर देने में, या उनको समेट कर रख देने में ये सफल रहे। लेकिन जो अंग्रेजी नौसैनिक शक्ति थी उसके सामने इसने घुटने टेक दिए। ठीक है, उसके सामने ये सब नहीं टिक सके। तो 1759 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा का युद्ध होता है। इस युद्ध को याद रखिएगा, बेदरा का युद्ध। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच में बेदरा का युद्ध होता है, जिसमें डच पराजित हुए और उनका भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। तो डचों का भी अंतिम रूप से पतन हो जाता है बेदरा के युद्ध में। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछे कि जो डच कंपनी थी, डचों का समाप्ति किस युद्ध के बाद हो जाता है, तो बेदरा के युद्ध के बाद हो जाता है। बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। तो ठीक है, क्लाइव, जो रॉबर्ट क्लाइव नाम का अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। किसका? बेदरा के युद्ध का। 1795 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से पराजित करके निष्कासित कर दिया। तो 1795 ईस्वी में अंतिम रूप से उसको हटा दिया कि तुम यहाँ से निकल जाओ। डचों के पतन के जिम्मेदार कारणों में उनका अंग्रेजों की तुलना में नौसैनिक शक्ति का कमजोर होना, मसाला के द्वीपों पर अधिक ध्यान देना, आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, अत्यधिक केंद्रीकरण नीति अपनाना आदि माना जाता है। डचों ने भारत में व्यापार पर ही अधिक ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ की राजनीतिक में न तो कभी हस्तक्षेप किया और न ही रुचि लिया। तो यहाँ पे डचों की कहानी क्या होती है? समाप्त हो जाती है। डच यहाँ से समाप्ति की ओर बढ़ जाते हैं, यहाँ पे डच खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों के बारे में। ठीक है, अंग्रेजों के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो इसमें हम लोग बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज समुद्री मार्ग से हेक्टर यानी कि रेड ड्रैगन नामक व्यापारिक जहाज से गुजरात के सूरत नामक बंदरगाह पर आया। इतनी भारी भरकम लाइन क्या कहना चाह रहा है? तो तोड़ तोड़ के हम लोग समझना चाहें कि भारत में सर्वप्रथम 1608 ईस्वी में, तो भारत में 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस भारत में कब आए? 1608 ईस्वी में। हम लोगों ने बात किया कि 1609 ईस्वी में वो जहांगीर के दरबार में भी पहुंच जाते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आए थे? तो हेक्टर नाम था, उस जहाज का नाम था हेक्टर, या फिर रेड ड्रैगन कह सकते हैं उस जहाज को। तो उस जहाज से, यह एक व्यापारिक जहाज था, इस जहाज से कैप्टन हॉकिंस भारत आया। भारत में किस जगह पे? सूरत बंदरगाह पे वो उतरता है इस जहाज से। यद्यपि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जो था वो जॉन मेल्डन हॉल था। तो अगर आपसे कभी पूछे कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था, तो आपको बताना है जॉन मेल्डन हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 ईस्वी में आया था। तो ये क्या आया था? ये स्थल मार्ग से आया था 1597 ईस्वी में। 1597 ईस्वी में ये स्थल मार्ग से आया था, जो कि कैप्टन हॉकिंस जो आ रहा है वो जल मार्ग से आ रहा है। किससे? हेक्टर नामक जहाज से। कहाँ उतर रहा है? सूरत में। इस चीज़ को याद रखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर ओवरऑल बात करें तो सबसे पहले जो अंग्रेज यात्री था, जो भारत आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, वो जॉन मेल्डन हॉल था। जॉन मेल्डन हॉल ये व्यक्ति था। ये 1597 ईस्वी में आया था। अगर हम लोग बात करें कि जल मार्ग से पहले कौन आया था, तो कैप्टन हॉकिंस आया था। स्थल मार्ग से पहले कौन आया था? तो जॉन मेल्डन हॉल आया था। या फिर ओवरऑल बात करें कि कौन सा अंग्रेज सबसे पहले भारत आया था, तो जॉन मेल्डन हॉल। इस चीज़ को याद रखिएगा। ज्ञातव्य है कि 16वीं शताब्दी तक पुर्तगाल का विलय स्पेन में हो गया था। तो स्पेन में पुर्तगाल का विलय हो गया था और 1588 में स्पेनी जहाज बेड़ा, जिसका नाम आर्मेडा था, अंग्रेजों द्वारा पराजित होता है, जिससे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जॉन मेल्डन हॉल ने किया था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे स्पष्ट की जा रही है।
जॉन मिल्टन हॉल ने किया था। और पराजय के बाद एशिया के व्यापार से पुर्तगाली नियंत्रण समाप्त हो गया। तो पुर्तगालियों का नियंत्रण पहले ही समाप्त हो गया है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। 1588 ईस्वी में स्पेनी जहाज बेड़ा अंग्रेजों द्वारा पराजित किया जाता है। तो अंग्रेजों द्वारा पराजित किया जाता है स्पेनी जहाज बेड़ा। लेकिन स्पेन में क्या हो गया है, पुर्तगाली का विलय हो चुका है। तो कुल मिलाकर पुर्तगालियों का भी उसी में विलय हो गया है, तो पुर्तगालियों की भी हार मानी जाएगी ना। तो 1588 ईस्वी में स्पेनी जहाज बेड़ा को ये जो जॉन मिल्टन हॉल है ये पराजित कर देता है। और इस पराजय के बाद एशिया के व्यापार से पुर्तगाली नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस पराजय के अवशेषों पर डच एवं अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो इस पराजय के बाद इसका फायदा उठाते हुए डचों और अंग्रेजों ने क्या किया, अपना व्यापारिक चीजें यहाँ पे स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 1599 ईस्वी में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की, जिसे कुल 217 व्यापारी थे, जिसमें 217 व्यापारियों ने मिलकर के पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए एक कंपनी की स्थापना की। वो कंपनी कौन है, अभी बात होगी आगे। ठीक है, 1599 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना होती है। इसके द्वारा स्थापित कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। आरंभ से ही वह राजतंत्र से संबंध थी आरंभ से ही वह राजतंत्र से संबंधित थी। रानी एलिजाबेथ इसके हिस्सेदारों में भी थी। रानी एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी थी, रानी एलिजाबेथ, वो भी इसके 217 लोगों में से एक ये भी हुआ करती थी। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब क्या होता है कि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान देकर इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। तो रानी एलिजाबेथ क्या करती हैं, 31 दिसंबर सन 1600 में इस कंपनी को आदेश दे देती हैं कि अब आप जाइए, शाही फरमान जारी कर देती हैं कि अब आप जाइए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करिए। 15 वर्षों तक निर्बाध रूप से आप पूर्वी देशों के साथ व्यापार करते रहिए, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो इस तरह का फरमान जारी होता है। इसी फरमान को चार्टर अधिनियम कहा गया। तो इसको क्या कहा गया, चार्टर अधिनियम कहा गया। तो 31 दिसंबर सन 1600 को चार्टर अधिनियम दिया गया, ये आप कह सकते हैं, लागू किया गया कंपनी पे, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके 16 सदस्यों को मिलाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अथवा निदेशक मंडल का गठन किया गया। तो कंपनी सही रूप से चलाई जा सके, इसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, ठीक से चलाई जा सके, इसमें जो व्यापार हो इसमें घाटे ना हो, ठीक है, घाटे ना हो, मुनाफा हो, अधिक से अधिक मुनाफा हो। इन चीज़ों को देखने के लिए बाकी सारी जो नियम कानून होते हैं उन चीज़ों को सही ढंग से संचालित करने के लिए 26 सदस्यों को मिलाकर एक टीम मिलाकर एक संस्था बनाया जाता है। उस संस्था का नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अथवा निदेशक मंडल। निदेशक मंडल का क्या काम था, ये आप याद रखिएगा कि निदेशक मंडल को काम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई गई थी उसको सुचारू ढंग से चलाना। ठीक है, कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए 26 सदस्यों की एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या तो फिर निदेशक मंडल की स्थापना की गई। इन सदस्यों में से एक निदेशक एवं एक उप निदेशक तथा शेष 24 सदस्य के रूप में कार्य किया करते थे। तो ये था उस कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें। और जो है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहली समुद्री यात्रा 1601 से 3 में की गई। इसी वर्ष उनके जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप गए। कंपनी ने 1608 में भारत के पश्चिमी तट पर 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक व्यापारिक कोठी खोली। ठीक है, उस समय व्यापारिक कोठी को गोदाम या कारखाना कहते थे। तो 1608 ईस्वी में अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित होती है, गोदाम स्थापित होता है या फिर कारखाना स्थापित होता है, कुछ भी कह लें। सूरत में 1608 ईस्वी में अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी स्थापित हो जाती है।
शाही कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए कंपनी ने राजा जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में भारत भेजा, जो 1609 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। ये चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया है कि इस कंपनी को शाही कृपा दृष्टि, यानी कि जो भारत की सरकार है एक तरह से हम मान लें, तो उसमें मुगल सरकार साम्राज्य भारत की उच्च संस्था मतलब उच्च सत्ता हुआ करती थी, तो उसका जो दया दृष्टि है वो कंपनी पे बना रहे, इसलिए कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में सूरत आता है। सूरत आने के बाद 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में वो पांव रखता है। वह तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। जो कैप्टन हॉकिंस था वो तुर्की और फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। हॉकिंस का मित्र की तरह स्वागत किया गया और उसे 400 का मनसब तथा एक जागीर और खान की उपाधि दी गई। तो जहांगीर के दरबार में बड़े बड़े धूमधाम से उनका स्वागत किया जा रहा है। उनको 400 का मनसब दिया जा रहा है, उनको एक जागीर भी दी जा रही है, उनको खान की उपाधि भी दी जा रही है। इतनी सारी चीज़ें कैप्टन हॉकिंस को दी जा रही हैं। ठीक है, उसने बादशाह से सूरत में एक अंग्रेजी कंपनी खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली, परंतु मुगल दरबार में पुर्तगाली प्रतिद्वंदी सौदागरों के कारण यह अनुमति शीघ्र ही रद्द कर दी गई। हम लोगों ने बात किया था कि 1608 ईस्वी में जो कंपनी स्थापित की गई थी उस कंपनी को बंद कर दिया गया था, यानी कि सही से स्थापित भी नहीं की गई थी, फिर भी बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो 1611 में हॉकिंस इंग्लैंड लौट गया। ठीक है, 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र द्वारा अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी रूप से एक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी। ठीक है, अंततः उनको सूरत में कोठी स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है। हॉकिंस की वापसी के पश्चात 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने हॉकिंस की वापसी के पश्चात 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। तो हॉकिंस की वापसी के पश्चात जब कैप्टन हॉकिंस वापस आ गया 1613 ईस्वी में या 1611 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस वापस चला जाता है मुगल दरबार से। उसके बाद 1615 ईस्वी में जो जेम्स प्रथम थे, जेम्स प्रथम के ही दूत के रूप में वो आए थे। तो जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से एक और दूत भारत में भेज देते हैं, उसका नाम है सर टॉमस रो। उनको भी मुगल दरबार में भेज देते हैं। रो सम्राट जहांगीर की कृपा पाने में सफल होता है, मतलब कि कैप्टन हॉकिंस तो सफल नहीं हुआ था, लेकिन सर टॉमस रो जहांगीर की कृपा पाने में सफल रहते हैं। यह 3 वर्ष तक एक मान्य राजदूत के रूप में अजमेर, मांडू, इलाहाबाद में रहा। 3 वर्ष तक इन जगहों पर ये विचरण करता रहा। वह अपनी आशा के अनुरूप विधिवत और निश्चित संधि प्राप्त करने में तो असफल रहा, परंतु उसने कुछ नगरों में कोठियां स्थापित करने की आज्ञा 1618 ईस्वी में मिल गई। उससे कुछ कोठियां स्थापित करने की आज्ञा 1618 तक मिल गई। मतलब पूरी तरह से तो सफल नहीं रहा, यानी कि निश्चित रूप से संधि प्राप्त करने में, ठीक है, जो उसकी आशा थी, यानी कि जो उसकी इच्छा थी, इच्छा के अनुरूप जितना वो उम्मीद करके आया था उतना तो नहीं मिला, लेकिन 1618 ईस्वी तक उसे क्या किया गया, कुछ नगरों में कोठियां स्थापित करने की आज्ञा मिल गई, अनुमति मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करें तो फरवरी 1619 ईस्वी में सर टॉमस रो इंग्लैंड वापस चला गया। देखिए 1619 ईस्वी में वापस चला जाता है, सर टॉमस रो वापस चला जाता है। अंग्रेजों ने 1623 ईस्वी तक सूरत, भड़ौंज, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा और अजमेर में कोठियां स्थापित कर ली थी। तो 1623 ईस्वी तक आते आते सूरत में, भड़ौंज में, अहमदाबाद में, मसूलीपट्टनम में, आगरा में, अजमेर में, इन सभी जगह इनकी फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी थी। कब तक? 1623 ईस्वी तक। इस चीज़ को नोट डाउन करिएगा। ये सभी कोठियां सूरत की कोठी के प्रेसिडेंस यानी कि अध्यक्ष व काउंसिल के नियंत्रण में रखी गई थी। तो क्या ये वाली लाइन आप याद रखिएगा, ध्यान से देखिए ये कि ये सभी कोठियां जो हैं कौन कौन सी, सूरत, भड़ौंज, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा, अजमेर, ये सभी जो फैक्ट्रियां थी वो किसके अंतर्गत या किसके नियंत्रण में रखी गई हैं? तो जो सूरत की कोठी के प्रेसिडेंट यानी कि जो अध्यक्ष थे, जो सूरत की कोठी थी, सूरत की कोठी की कोई ना कोई अध्यक्ष होगा, कोई ना कोई प्रेसिडेंट होगा, यानी कि जो सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित की गई है उस फैक्ट्री का कोई ना कोई अध्यक्ष होगा।
तो बाकी की जो सूरत, भड़ौंज, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा, अजमेर की जो फैक्ट्रियां हैं वो उसी अध्यक्ष के नियंत्रण में स्थापित की गई हैं। जो सूरत की फैक्ट्री का अध्यक्ष है वो सभी फैक्ट्री के नियंत्रण करता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद 1640 ईस्वी में उन्होंने मद्रास नगर की स्थापना की। अंग्रेजों ने 1640 ईस्वी में उन्होंने मद्रास नगर की स्थापना की और आत्मरक्षा के लिए वहां पर एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और उसका नाम सेंट जॉर्ज का किला रखा गया, यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज उसका नाम रखा गया। तो 1640 ईस्वी में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। अगर प्रश्न पूछे कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है तो क्या बताना है आपको, मद्रास में है। उसके बाद सेंट फोर्ट जॉर्ज की स्थापना किसने कराई थी, तो अंग्रेजों ने कराई थी। उसके बाद प्रश्न पूछ सकता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब की गई, तो 1640 ईस्वी में की गई। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखने वाली जो चीज़ है वो 1651 ईस्वी में बंगाल में व्यापार विस्तार करने के ध्येय से ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में भी एक कोठी खोली गई थी। तो 1651 ईस्वी में बंगाल में भी हुगली में एक कोठी स्थापित कर ली जाती है। ठीक है, बंगाल के हुगली में 1651 ईस्वी में एक फैक्ट्री और स्थापित कर ली जाती है। किसके नेतृत्व में, ब्रिजमैन के नेतृत्व में। ब्रिजमैन के नेतृत्व में, ये भी याद रखिएगा। हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना, राजमहल में अंग्रेजों की फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई। तो हुगली में फैक्ट्री स्थापित करने के बाद ये लोग कासिम बाजार, पटना, राजमहल में भी अंग्रेजी फैक्ट्रियाँ स्थापित करना स्टार्ट कर दी और यहाँ पर भी अंग्रेजी फैक्ट्रियाँ स्थापित हो गई। उसके बाद 1667 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हुए एक फरमान जारी किया। 1667 ईस्वी में औरंगजेब एक फरमान जारी कर देता है अंग्रेजों को व्यापार वाणिज्य करने के लिए, अंग्रेजों के व्यापार को सुगम करने के लिए, सुगम बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो एक फरमान जारी किया। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र प्रदान किया। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय, अब इंग्लैंड से एक फरमान आ रहा है, एक आज्ञा आ रहा है चार्ल्स द्वितीय इंग्लैंड से, यानी कि 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र प्रदान किया जिसके आधार पर कंपनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने, न्याय करने तथा गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का अधिकार मिल गया। तो ये बहुत बड़ा अधिकार मिल गया धीरे धीरे कंपनी को। इस चीज़ को नोट डाउन करिएगा कि जो 1661 ईस्वी में क्या होता है कि चार्ल्स द्वितीय जो इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे, चार्ल्स द्वितीय, तो 1661 ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र प्रदान किया। ये इस आज्ञा पत्र में क्या था कि अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप मुद्रा भी ढाल सकते हैं। कंपनी की तरफ से आप अब मुद्रा भी ढाल सकते हैं। भारत में आप किलेबंदी भी कर सकते हैं, किला भी बना सकते हैं। यही नहीं, आप न्याय भी कर सकते हैं। आपको न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया, मतलब कि आपको मुद्रा ढालने का अधिकार दिया जा रहा है कंपनी को। चार्ल्स द्वितीय का फरमान कह रहा है कि आपको मुद्रा ढालने का अधिकार मिल रहा है, आपको किला भी बनाने का अधिकार मिल रहा है, आपको यहाँ तक कि न्याय जुडिशरी का जो काम है वो भी आपको मिल रहा है। उसके बाद गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का भी अधिकार आपको दिया जा रहा है। तो कंपनी को इतने ढेर सारे अधिकार मिल गए थे 1661 ईस्वी तक आते आते इंग्लैंड की सरकार की तरफ से। 1661 ईस्वी में ही चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में बम्बई बंदरगाह मिला था, जिससे उसने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो क्या होता है कि जो पुर्तगाल की राजकुमारी होती हैं कैथरीन द ब्रगांजा, उनका विवाह होता है इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से। कब? 1661 ईस्वी में। तो इसमें क्या होता है कि जो बम्बई हुआ करता था किसके बीच अधीन, वो हुआ करता था पुर्तगालियों के अधीन। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, दहेज में चार्ल्स द्वितीय को वो दे दिया। बम्बई द्वीप जो है वो चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया, और वो भी मुंबई, यानी कि 7 साल बाद 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि उसको 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया कि भाई आप हमको किराया दो और मुंबई को ले लो और वार्षिक किराया 10 पाउंड हमको दिया करो। ये चीज़ यहाँ तक समझौता हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1669 ईस्वी और 1677 ईस्वी के मध्य, 1669 से लेकर के 1677 के मध्य कंपनी के गवर्नर
कंपनी के गवर्नर गैरोल्ड कंपनी के गवर्नर गैरोल्ड अंगियार ने, कौन, गैरोल्ड अंगियार ने आधुनिक बम्बई नगर की नींव डाली। 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बम्बई चला गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्टार्टिंग में 1687 ईस्वी तक कहाँ पर था? ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत में हुआ करता था। हमने अभी बात किया कि जो भड़ौंच, अहमदाबाद वगैरह की जो कंपनियां हुआ करती थी, सूरत की कंपनी का जो मुख्य था, जो उसका प्रेसिडेंट था, उसके ही अधीन वो सारी कंपनियां काम कर रही थी। तो कुल मिला के सूरत जो था उसका मुख्यालय था, एक तरह से केंद्र था, या फिर कह लें कि उनका व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी भारत में। तो 67 में क्या होता है, 87 में क्या होता है, 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत नहीं रह जाता है, सूरत को हटा करके बम्बई को कर लिया जाता है। बम्बई जो कि उनको दान में मिला था चार्ल्स द्वितीय को, और वो चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया था, उस मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था 10 पाउंड वार्षिक किराए के बल पर। उसके बाद 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने कंपनी को निमंत्रण दिया। 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने कंपनी को निमंत्रण दिया, मतलब बुलाया, मतलब उनको क्या किया, निमंत्रण दिया कि 1690 में ही जॉर्ज चार्नक ने सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना की। 1690 ईस्वी में निमंत्रण मिलता है किसका, इब्राहिम खान ने। बंगाल के नवाब इब्राहिम खान कंपनी को निमंत्रण देते हैं, यानी कि बुलाते हैं कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी व्यापार करिए, यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, मैं हूँ। ठीक है, 1690 ईस्वी में ऐसा मिलता है। उसके बाद 1690 ईस्वी में ही क्या होता है, जॉर्ज चार्नक सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना कर देते हैं। जॉर्ज चार्नक कौन है, जिन्होंने कलकत्ता की स्थापना की। तो 1690 ईस्वी में सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना कर देते हैं। बर्दवान जिले के जमींदार शोभा सिंह द्वारा विद्रोह किए जाने से अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में सूतानाती की किलेबंदी करने का अवसर मिल गया, और सूबेदार अजीम उस्तान ने अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, क्रमशः कालीकाता, सूतानाती और गोविंदपुरम। तो इस लाइन को हम लोग स्पष्ट कर लें। पहले बर्धमान एक जिला है, बर्धमान जिले के जो जमींदार है वो कौन है, वो शोभा सिंह हैं। शोभा सिंह ने अंग्रेजी कंपनी का विरोध किया। तो अंग्रेजों को एक बहाना मिल गया कि हमारे खिलाफ विरोध हो रहा है, तो हमको अपना माल सुरक्षित करने के लिए हमें किलेबंदी करने की आवश्यकता होगी। तो विद्रोह किए जाने से अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में क्या हुआ, सूतानाती की किलेबंदी करने का अवसर मिल गया, तो वो सूतानाती की किलेबंदी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बताया जा रहा है कि सूबेदार किलेबंदी करने का अवसर मिल गया, और सूबेदार अजीम उस्तान ने अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी प्रदान कर दी। तो अजीम उस्तान क्या करते हैं, अंग्रेजों की 3 गांव की जमींदारी प्रदान कर देते हैं। वो कौन कौन से, कालीकाता, सूतानाती और गोविंदपुरम। इस चीज़ को याद रखिएगा। कभी अगर आपसे पूछे कि अजीम उस्तान ने अंग्रेजों को किन 3 गांवों की जिम्मेदारी या जमींदारी सौंपते हैं, तो वो 3 गांव हैं, कालीकाता, सूतानाती और गोविंदपुरम। आप याद रखिएगा, यहीं पे इस चीज़ को स्पष्ट कर लीजिए कि यही 3 गांवों को मिलाकर के जॉर्ज चार्नक क्या करते हैं, कलकत्ता शहर की स्थापना करते हैं। कलकत्ता शहर की स्थापना किन 3 नगरों को, किन 3 शहरों को, या किन 3 क्षेत्रों को, या किन 3 गांवों को मिलाकर की गई है, तो गोविंदपुरम, सूतानाती और कालीकाता, सूतानाती, गोविंदपुरम अंग्रेजों को, यानी कि अंग्रेजी फैक्ट्री को, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अजीम उस्तान द्वारा मिलता है जमींदारी के रूप में। इनकी जमींदारी, इन तीनों क्षेत्रों की जमींदारी अंग्रेजों के पास जाती है, और आगे चल के जॉर्ज चार्नक इन्हीं तीनों गांवों को मिला करके एक शहर की स्थापना करते हैं, उसका नाम पड़ता है कलकत्ता। ठीक है, इसके बदले अंग्रेजों को इन गांवों के जमींदारों को मात्र 1200 रुपये देने पड़े, मात्र 1200 रुपये देने पड़े, और इतने में क्या हुआ, पूरी की पूरी जमींदारी मिल गई इन 3 गांवों की। इन्हीं 3 गांवों के भू क्षेत्रों पर कलकत्ता नगर की स्थापना एवं 1697 ईस्वी में सूतानाती की किलेबंदी कर कोठी का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कहानी इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। सूतानाती की किलेबंदी कर कोठी का नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। सर चार्ल्स आयर के प्रथम प्रेसिडेंस हुए, सर चार्ल्स आयर इसके प्रथम प्रेसिडेंस हुए। जो फोर्ट विलियम है, फोर्ट विलियम की स्थापना कर दी गई। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन हुए,
सर चार्ल्स आयर। सर चार्ल्स आयर इस फोर्ट विलियम के प्रथम क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। इस प्रकार कंपनी ने 80 वर्षों में ही 3 प्रमुख बंदरगाहों बम्बई, मद्रास और कालीकाटा पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो 3 जगहों पे, 3 प्रमुख जगह हैं, इन तीनों जगहों पे अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो चुका है। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1715 में कंपनी ने मुगल दरबार में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजा। औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। 1715 ईस्वी में कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल दरबार में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजते हैं। उस शिष्टमंडल का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य मुगल भारत में विशेषाधिकार तथा कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों से को प्राप्त करना था। अब इस शिष्टमंडल का उद्देश्य क्या होता है कि मुगल भारत में यानी कि जितने क्षेत्र में मुगल अधिकार हैं, मुगलों का अधिकार है, उस क्षेत्र में अंग्रेजों को विशेषाधिकार मिले, व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त हो। ठीक है, और कंपनियों के और यूरोपीय कंपनियों के मुकाबले उनको विशेषाधिकार प्राप्त हो, व्यापार करने में उनको सुगमता हो सके। इस उद्देश्य से ये शिष्टमंडल आता है मुगल दरबार में। इसके साथ साथ उनका एक अन्य उद्देश्य ये भी था कि जो कलकत्ता के आसपास के 38 गांव हैं वो अंग्रेजों के अधीन हो जाएं। ये दो उनके वो हुआ करते थे, उद्देश्य थे। किसके उद्देश्य? जो एक शिष्टमंडल औरंगजेब इनके मुगल दरबार में भेजा गया। ठीक है, उस शिष्टमंडल का यही 2 उद्देश्य था। इस शिष्टमंडल में विलियम हैमिल्टन नाम का शल्य चिकित्सक भी था। इस शिष्टमंडल में विलियम हैमिल्टन नाम का एक शल्य चिकित्सक भी था, जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर को एक भयंकर रोग से स्वास्थ्य लाभ कराने में सफल हुआ। तो मुगल बादशाह कौन थे? फर्रुखसियर थे उस समय। तो फर्रुखसियर को क्या था? एक भयंकर रोग था, और उस रोग को ठीक करने में विलियम हैमिल्टन अपनी योग्यता दिखाते हैं, मतलब कि ठीक कर देते हैं। ठीक है, जो फर्रुखसियर को एक भयंकर रोग था, उस भयंकर रोग को ठीक कर देते हैं विलियम हैमिल्टन कौन थे? वो थे जो 1715 ईस्वी में मुगल दरबार में शिष्टमंडल आया था, उसी में से एक थे विलियम हैमिल्टन। इन्होंने फर्रुखसियर के एक भयंकर रोग को ठीक कर दिया, और इससे प्रसन्न होकर सम्राट फर्रुखसियर इससे प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में पूर्व प्रचलित सुविधा को मान्यता प्रदान करते हुए कंपनी के व्यापार को चुंगी और करों से मुक्त कर दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात हो गई यहाँ पे। सम्राट प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में पूर्व प्रचलित सुविधा को मान्यता प्रदान करते हुए कंपनी के व्यापार को चुंगी और करों से मुक्त कर दिया तथा कलकत्ता और मद्रास के समीप कुछ गांव भेंट स्वरूप प्रदान किए। तो कलकत्ता और मद्रास के आसपास की कुछ गांव भी भेंट कर दिए गए ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार कर नहीं देना पड़ेगा, चुंगी नहीं देना पड़ेगा, निर्बाध रूप से, न कोई कर न कोई चुंगी, ऐसे ही पूरे क्षेत्र में, मुगल वाले क्षेत्र में व्यापार करेंगे, कोई रोक टोक नहीं है। तो इस प्रकार से उनको विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है 1717 ईस्वी में। साथ ही कंपनी द्वारा बम्बई की टकसाल से जारी किए गए सिक्के को मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई। ये भी बड़ी बात हो गई यहाँ पे। जो बम्बई की टकसाल से सिक्के जारी किए जा रहे थे, हम लोगों ने बात किया है कि कंपनी जो इंग्लैंड की संसद है, यानी इंग्लैंड का जो राजा है, वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिल गया है कि आप अब सिक्के भी ढाल सकते हैं। ठीक है, आप सिक्के भी डाल सकते हैं, आप युद्ध भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, आप किलेबंदी भी कर सकते हैं। इस प्रकार की फरमान जारी हो चुके हैं। तो उनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को सिक्के ढालने का भी अधिकार था। तो मुंबई की टकसाल से सिक्के भी ढाला करते थे। अब सिक्के ढाला करते थे तो उन सिक्कों को मान्यता प्रदान हो गई कि भाई अब मुगल साम्राज्य में जितने क्षेत्र में मुगल साम्राज्य है, वहाँ पे बम्बई के टकसाल में छपी गए सिक्के, ढाले गए सिक्के भी चलेंगे। ऐसा नहीं है, मुंबई के टकसाल में जो सिक्के ढाले जाएंगे, अगर जैसे मुगल क्षेत्र में कोई दुकान है, वहाँ से कोई चीज़ खरीदना है, तो जो मुंबई की टकसाल में सिक्के ढाले गए हैं वो सिक्के वहाँ पे चलेंगे।
जैसे अगर कोई कह दे कि मान लीजिए कि नेपाल में जो सिक्के चलाए जा रहे हैं, नेपाल में जो मुद्रा है, वो मुद्रा अगर भारत सरकार कह दे कि भारत में भी चलाए जाएंगे, भारत में उनको मान्यता प्रदान की जा रही है, तो इसका मतलब कि नेपाल में जो सिक्के बन रहे हैं या जो मुद्रा बन रही है, उस मुद्रा को अगर भारत में आकर के हम किसी दुकान पे जाके कोई सामान खरीदें और बदले में उस मुद्रा को दें, तो वो व्यक्ति उस चीज़ को मना नहीं कर सकता, क्योंकि भारत सरकार ने कह दिया है कि वो मुद्रा यहाँ पे चल सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हो गया कि मुगल साम्राज्य का जितना क्षेत्र था, उस क्षेत्र में जो बम्बई की टकसाल में सिक्के ढाले गए थे, वो सिक्के, उन सिक्कों को मान्यता मिल गई। और महोदय ने इस फरमान को कंपनी का एकाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा है। तो इसको 1717 ईस्वी में जो फरमान जारी किया गया है फर्रुखसियर द्वारा, इसको क्या कहा जा रहा है, कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जा रहा है। और मैग्ना कार्टा किसने कहा है, ऑर्म महोदय ने इसको मैग्ना कार्टा कहा है। इस प्रकार कंपनी की स्थिति पहले से सुदृढ़ हो गई, पहले से मजबूत हुई। कंपनी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई थी। इस प्रकार कंपनी की स्थिति पहले से दृढ़ हो गई थी। इसका भारत के एक भूभाग पर अधिकार हो गया, कंपनी की इस उपलब्धि ने कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तो इस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफल रहती है। आगे हम लोग इसके आगे बात करें तो हम लोग बात करेंगे डेनिश या फिर डेन कंपनी के बारे में, यानी कि डेनिश कंपनी के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। डेन कंपनी के बारे में बात करें तो अंग्रेजों के बाद भारत में डेनिश व्यापारी 1616 ईस्वी में आते हैं। 1616 ईस्वी में अगर आपसे पूछे कि डेनिश कंपनी भारत में कब आती है, तो 1616 ईस्वी में डेनिश कंपनी भारत में प्रवेश करती है। इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री 1620 ईस्वी में तंजौर के टांकेबर जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पे स्थापित की एवं 1676 ईस्वी में उन्होंने श्रीरामपुर यानी कि बंगाल में जो श्रीरामपुर है, वहाँ पे अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो यहाँ पे इस लाइन को स्पष्ट करें पहले हम लोग। तो अंग्रेजों के बाद डेनिश व्यापारी 1616 ईस्वी में भारत में आए। तो अंग्रेजों के बाद डेनिश व्यापारी, पहले तो आते हैं पुर्तगाली, फिर आते हैं डच, फिर आते हैं अंग्रेज, उसके बाद आते हैं डेनिश। तो डेनिश कब आते हैं, 1616 ईस्वी में। तो यही बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के बाद डेनिश 1616 में भारत में आते हैं। ठीक है। उन्होंने प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की, तो डेनिश की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हो रही है 1620 ईस्वी में। भारत में डेनिश कंपनी 1620 ईस्वी में स्थापित की गई। कब, कहाँ पे, तंजावुर के ट्रांकेबार में। ये भी याद रखिएगा कि डेनिश की यानी कि डेनिश या डेन कंपनी, डेनमार्क की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की जा रही है, पहली डेनिश फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हो रही है भारत में, तो ट्रांकेबार में। पहली डेनिश फैक्ट्री भारत में ट्रांकेबार में स्थापित हो रही है। कब, 1620 ईस्वी में। दूसरी डेनिश फैक्ट्री भारत में कहाँ पे स्थापित हो रही है, श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में। श्रीरामपुर कहाँ है, बंगाल में। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक स्पष्ट हो गया। उन्होंने भारत में लगभग 25 वर्षों तक व्यापार किया। तो डेनिश ने क्या किया कि भारत में 25 वर्षों तक व्यापार करते हैं, परंतु अंग्रेजी प्रतिद्वंदिता एवं कूटनीति के चालों के आगे डेनिश व्यापारी टिक नहीं सके और उनके व्यापार में लगातार गिरावट होने के कारण 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी भारतीय फैक्ट्रियों को अंग्रेज कंपनी के हाथों अल्प दामों में बेच दिया और भारत चले गए। तो ये क्या हो गए, त्रस्त परेशान हो गए अंग्रेजों की कूटनीति से, अंग्रेजों की प्रतिद्वंदिता से, अंग्रेजों से मुकाबला करने में ये सफल नहीं रहे। इससे परेशान होकर उन्होंने 1745 ईस्वी में क्या किया कि भाई अंग्रेजों को सस्ते दामों में, औने पौने दामों में अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्रियां बेच के वो वापस चले गए। तो इस प्रकार से डेनिश कंपनी का भी वर्चस्व भारत में समाप्त हो जाता है, उनकी भी कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। आगे की बात जो होनी है वो होनी है फ्रांसीसियों के बारे में। ठीक है, आगे की बात जो हमें करनी है फ्रांसीसियों के बारे में बात करनी है। तो फ्रांसीसियों के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। 1 घंटे का समय हमारा समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।